एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने कल की क्लास में अपना जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन था उसको पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है तो जो दूसरी बॉडी है वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स फर्स्ट बॉडी पे एक्सर्ट करती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेसिकली हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? P इक्वल्स टू m इंटू बी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसके थ्रू हम समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आखिर होता क्या है। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट या फिर एक एग्जाम्पल लिया है, लाइक वी आर हैविंग अ ट्रक एंड अ कार। ये हमारा ट्रक है एंड दिस इज आवर कार, राइट। ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में मोशन में थे, कार जा रही थी और उसके पीछे पीछे ट्रक आ रहा था। अचानक से बीच में इन दोनों का कोलिजन हो गया समवेयर हियर, लाइक समवेयर यहाँ पे ये जो कार और ट्रक और जो कार था इनका कोलिजन हो गया। अब इनका कोलिजन हुआ, उसके बाद जो कार थी वो फिर से अपनी स्पीड पे चल रही है और जो ट्रक है वो भी मूव कर रहा है। अब एक्चुअल में यहाँ पे मोमेंटम कहाँ से आया? एक्चुअल में जब आप पहले ऑब्जर्व करोगे, कार की एक वेलोसिटी या स्पीड होगी और जो ट्रक है उसकी स्पीड या वेलोसिटी होगी, लेकिन कोलिजन के बाद, दैट इज कोलिजन, उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि जो कार है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड जो ट्रक है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जब हमारे दो ऑब्जेक्ट्स मोशन में थे और फिर उसके बाद जब उन दोनों का कांटेक्ट होता है या फिर वो कोलाइड करते हैं या फिर वो एक दोनों के टच में आते हैं, तो उसके बाद जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई और दूसरे की वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। यानी कि जो ट्रक था इस केस में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। सपोजिंगली अगर यहाँ पे जो ट्रक है उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, राइट, और यहाँ पे कोलिजन के बाद जो ट्रक था उसकी स्पीड कितनी हो गई? सपोजिंगली 35 किलोमीटर पर आवर। और वही जो कार है वो कोलिजन से पहले अगर लाइक सपोजिंगली 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तो कोलिजन के बाद वो जो कार है उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई एंड लेट सपोज इट रीचेस 55 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब दो बॉडीज़ जो मोशन में है वो एक साथ कांटेक्ट में आती हैं, तो उनमें से जो एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है? बेसिकली आप देखो, जो ट्रक था उसने कार की साइड कोलाइड किया, यानी कि जो ट्रक था उसने कार पे फोर्स अप्लाई किया। कार किस डायरेक्शन में जा रही थी? इस डायरेक्शन में, और ट्रक ने पीछे से जब कोलाइड हुआ तो ट्रक का जो फोर्स था वो कहाँ पे आया? कार पे, इसी डायरेक्शन में। यानी कि हमने जो सेकेंड लॉ में पढ़ा था कि जो फोर्स होता है और मोमेंटम होता है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि जो मेरा मोमेंटम था ट्रक का, जब वो कार के साथ कांटेक्ट में आया तो जो कार के ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई हुआ? इसी डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो कार थी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। और हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि जब ट्रक ने कार पे फोर्स अप्लाई किया तो जो कार है वो भी ट्रक पे ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी। ये कार थी, ये ट्रक था। ट्रक से हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो जो कार है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, यानी कि इस डायरेक्शन में। लेकिन ट्रक किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में, और फोर्स उस पर किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो ट्रक है उसकी वेलोसिटी या स्पीड कम हो जाएगी और जो कार है उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। लेकिन इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली बात ये है कि जो टोटल मोमेंटम था कोलिजन से पहले, दैट इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी कि ट्रक और कार इन दोनों का जो मोमेंटम का सम था कोलिजन से पहले, दैट इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ कार एंड ट्रक आफ्टर कोलिजन। एक्चुअल में जो हमारा कोलिजन हुआ उससे पहले जो इन दोनों का मोमेंटम था
मोमेंटम दैट इज p, इट इज इक्वल टू, जब कोलिजन के बाद इन दोनों का मोमेंटम हुआ दैट इज p1, यानी कि कोलिजन से पहले या फिर जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं उससे पहले उन बॉडीज का जो मोमेंटम होगा दैट विल रिमेन सेम इवन आफ्टर एनी कांटेक्ट बिटवीन दोज बॉडीज। हो सकता है कि उनकी स्पीड वेलोसिटी चेंज हो जाए, लेकिन जो मोमेंटम है दैट रिमेन्स द सेम इन बोथ द केसेस, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो इसे ही हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो उसके बावजूद उन दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम का सम है दैट रिमेन्स द सेम, सो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी हमने इस एग्जाम्पल से समझा कि ये जो ट्रक और कार थे, जब ये अपने आप में कोलाइड नहीं किए थे उससे पहले इन दोनों का जो मोमेंटम का सम था दैट इज p, वो उसी के इक्वल रहेगा आफ्टर कोलिजन जो इन दोनों का मोमेंटम होगा। अब इसको आप देख सकते हो कैसे इन दोनों का मोमेंटम इक्वल है। ट्रक का मोमेंटम अगर मैं पहले निकालूं क्या होगा, इसका मास इनटू वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी पहले इंक्रीज थी और यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी थी वो वहाँ पे आके इंक्रीज हो गई, यानी कि अब नॉर्मल देखो ये 40 + 50 90, और वहाँ पे अगर मैं दोनों स्पीड्स को प्लस करूँ 35 और 55 दैट इज ऑल्सो 90, यानी कि जितनी वेलोसिटी या स्पीड एक ऑब्जेक्ट ने लूज की उतनी ही स्पीड या वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट ने गेन कर ली, जिसकी वजह से इन दोनों के मोमेंटम का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू देयर मोमेंटम आफ्टर collision. So that is what is called conservation of momentum. Now let us see the definition of conservation of momentum. तो अभी जो हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि जब ट्रक और जो कार है वो कोलिजन से पहले उनका जो मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू देयर सम टोटल ऑफ देयर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्योंकि जो फर्स्ट केस था दैट इज बिफोर कोलिजन उस टाइम पे जो ट्रक का मोमेंटम था और जो कार का मोमेंटम था वो क्या हुआ, कोलिजन के बाद जो ट्रक का मोमेंटम था वो डिक्रीज हो गया और उतने ही रेट से जो कार का मोमेंटम था वो इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो हमारा मोमेंटम था वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है? When two or more bodies act upon one another, their total momentum remains constant, provided no external forces are acting. यानी कि जब दो बॉडीज एक दूसरे पे एक्ट करती हैं, यानी कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर कुछ मोशन शो करती हैं, तो उस टाइम पे उन दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम का सम है वो कांस्टेंट रहता है। अगर हमें दिया है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पे एक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि जो ट्रक और कार है, जो कार कोलिजन होता है उसमें ट्रक कार पे एक्ट कर रहा है और जो कार है वो ट्रक पे एक्ट कर रही है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग, यानी कि जो दो बॉडीज या दो से ज़्यादा बॉडीज जो इन्वॉल्व हैं सिर्फ वो ही एक दूसरे पे एक्ट कर रही है, ना कि कोई और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उन पे एक्ट कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो टोटल मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हमने देखा कि हमारा कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम था कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो ट्रक का मोमेंटम था अगर हम उसे सिंगुलर वे में देखें तो पहले उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा बिफोर कोलिजन, और कोलिजन के बाद जो ट्रक था उसका जो मोमेंटम था वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। जो ट्रक था उसका मास तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम ही रहेगा, लेकिन ट्रक का हमने पढ़ा था कि कोलिजन के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो गई, यानी कि जो ट्रक की सिंगुलर वे में अगर हम देखें तो उसकी जो मोमेंटम है वो कोलिजन
कोलिजन के बाद डिक्रीज हो गई, तो वही उसको कवर करने के लिए जो कार थी, कार का भी सेम फॉर्मूला मोमेंटम निकालने के लिए, मास तो उसका सेम रहा, लेकिन बिफोर कोलिजन पे जो कार थी उसकी स्पीड कम थी और कोलिजन के बाद उसकी स्पीड बढ़ गई, यानी कि उसका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बढ़ गया। तो सिंगुलर वे में देखें तो एक ऑब्जेक्ट का कोलिजन या फिर जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे एक्ट करते हैं तो उसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इन सिंगुलर वे तो बढ़ेगा और दूसरे का डिक्रीज होगा, लेकिन जब हम उन दोनों को या जितने भी बॉडीज़ हैं उन सबके मोमेंटम को ऐड अप कर देंगे तो उस टाइम पे जो हमारा मोमेंटम है वो इक्वलाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बॉडी का मोमेंटम बढ़ा है तो दूसरे का घटा भी तो है ना उसी लेवल से, जिसकी वजह से वो दोनों इक्वलाइज हो जाते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? व्हेन टू और मोर बॉडीज act upon one another, their total momentum remains constant provided no external forces are acting। या फिर इससे हम ये एक और इन्फॉर्मेशन और निकालते हैं स्टेटमेंट कि जो मोमेंटम है दैट कैन नेवर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड इन सच केसेस। अभी तो हमने देखा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है स्टेटमेंट फॉर्म में, लेकिन आखिर ये निकल के कैसे आ रहा है कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो पहले भी सेम रहेगा और बाद में भी सेम रहेगा जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ एक दूसरे पे एक्ट करती हैं। तो चलिए हम इसको न्यूमेरिकली प्रूव करते हैं कि आखिरकार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता कैसे है, यानी कि कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है वो कोलिजन के बाद सेम कैसे रहता है, और जो हम प्रूव करेंगे दैट इज आल्सो द फॉर्मूला फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने लिया था ट्रक और कार का, राइट। हम सपोज कर रहे थे कि जो ट्रक है उसका मास है m1 और जो कार है उसका मास है m2, राइट। हमने सपोज किया कि जो ट्रक है उसका मास क्या है m1 एंड जो कार है उसका मास क्या है m2। अब बेसिकली जब कोलिजन से पहले जो दोनों बॉडीज़ थी वो मोशन में थी, यानी कि जब वो कोलाइड की तो उससे पहले भी दोनों मूव कर रहे थे ना बॉडीज़, यानी कि ट्रक की भी इनिशियल वेलोसिटी थी और कार की भी इनिशियल वेलोसिटी थी, और जब वो कोलाइड कर गए तो उसके बाद भी वो दोनों मूव ही कर रहे थे ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कोलाइड करने के बाद वो दोनों स्टॉप कर गए। तो यानी कि जो ट्रक था उसके पास भी वेलोसिटी थी दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी, और कार के पास भी थी फाइनल वेलोसिटी। तो ट्रक की मास था m1, ट्रक का जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी u1 और फाइनल वेलोसिटी थी v1। कार का मास है m2, कार की हमने इनिशियल वेलोसिटी ली u2 और फाइनल वेलोसिटी ली v2। नाउ लेट्स कंसीडर द केस बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, राइट। अब बिफोर कोलिजन ये जो दोनों बॉडीज थी ये मोशन में थी, यानी कि ये दोनों बॉडीज का कुछ ना कुछ मोमेंटम तो होगा ही, क्योंकि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उस बॉडी का जो मोमेंटम है, या फिर अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम क्या होता है? ज़ीरो। तो इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया है कि दे डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, डोंट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये हमने केस लिया है कि जो हमारी दोनों बॉडीज़ है ये पहले से ही मोशन में थी, दे हैवंट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। तो यानी कि कोलिजन से पहले ट्रक का भी कुछ मोमेंटम होगा और कार का भी कुछ मोमेंटम होगा। तो चलिए अब हम इन दोनों का बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था उसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली ट्रक के लिए हमने सारी वन वाली टर्म्स लिए, तो ट्रक का मोमेंटम क्या होगा? दैट इज p1 इक्वल्स टू m1 इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हम कौन सी लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो आफ्टर कोलिजन है ना, तो हम इंटू u1 लेंगे, राइट। और जो हमारी कार है उसके केस में हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा? p2 इक्वल्स टू m2 इंटू u2, राइट। तो ट्रक का हमारे पास क्या आ गया मोमेंटम? m1 इंटू u1 और कार का आ गया m2 इंटू u2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एड अप कर देते हैं टू नो द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन
collision of the truck and car. तो अगर मैं निकालती हूँ P1 plus P2 is equals to M1 U1 plus M2 U2. तो ये मेरे पास आ गया टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ दीज बॉडीज, दैट इज ट्रक और कार, बिफोर कोलिजन, दैट इज M1 U1 प्लस M2 U2. तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन करते हैं. तो अभी हमने बिफोर कोलिजन निकाला था कि P1 प्लस P2, या फिर इसे हम T लिख लेते हैं. इट इज इक्वल्स टू M1 U1 प्लस M2 U2. ये हमने निकाला था बिफोर कोलिजन. अब हम निकालते हैं आफ्टर कोलिजन. लेट इट बी T डैश. इट इज आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन हमारा ट्रक का मोमेंटम क्या होगा? ट्रक का मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. और आफ्टर कोलिजन हमने वेलोसिटी क्या ली थी? V1. तो ट्रक का मोमेंटम क्या हो गया? M1 इंटू V1 और कार का क्या हो गया? M2 इंटू V2. राइट. तो हमारे पास बिफोर कोलिजन आ गया मोमेंटम, दैट इज M1 U1 प्लस M2 U2, और आफ्टर कोलिजन हमारे पास मोमेंटम आ गया M1 V1 प्लस M2 V2. नाउ लेट्स कंसीडर कि बेसिकली जब कोलिजन हुआ तो उस टाइम पे जो ट्रक था उसने कार पे कितना फोर्स लगाया होगा. यानी कि अब हमें निकालना है कि जो ट्रक था उसने कितना फोर्स अप्लाई किया होगा कार पे. यानी कि हमारी जो कार है उसने मूवमेंट शो किया होगा. तो हमें क्या निकालना है? फोर्स बाय ट्रक. तो F1 हमारा क्या हो जाएगा? मास ऑफ कार इनटू में एक्सीलरेशन ऑफ द कार. राइट. हमें निकालना है कि ट्रक ने कितना फोर्स लगाया होगा उस कार को मूव कराने के लिए उस एक्सीलरेशन पे. तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो ट्रक है उसने क्या लगाया? फोर्स F1 जो था हमारा कार का जो मास था इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द कार. तो हमारे पास M2 तो एज इट इज इंटू A2 हमारा क्या हो जाएगा? V2 माइनस U2 अपॉन T. राइट. ये हमारे पास आ गया. अब मैंने आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाया था कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. यानी कि जब ट्रक ने फोर्स लगाया हमारी जो कार थी उसको इतना मूव कराने के लिए, तो जो कार थी उसने भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाया होगा. यानी कि अब मैं कैलकुलेट करती हूँ फोर्स बाय कार. तो फोर्स में कौन सा फोर्स? कार ने मेरा सपोजिंगली लगाया F2. किसको मूव करने के लिए? ट्रक को. ट्रक का मास क्या था? M1 और उसकी एक्सीलरेशन क्या थी? A1. राइट. तो कार ने ऑपोजिट फोर्स लगाया होगा क्योंकि जब मेरे ट्रक ने फोर्स अप्लाई किया कार पे तो कार तो चुप बैठेगी नहीं, वो भी फोर्स लगाएगी. किसको मूव करने के लिए? हमारे ट्रक को. सो ट्रक का मास क्या था हमारे पास? M1 और उसकी एक्सीलरेशन हो गई A1. सो दिस बिकम्स M1 इंटू V1 माइनस U1 अपॉन में T. राइट. तो ये हमारे पास हो गया. अब बेसिकली हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. या फिर अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है तो वो दूसरी बॉडी भी इक्वल फोर्स लगाती है एंड ऑपोजिट फोर्स. यानी कि F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2. यानी कि जो ट्रक ने फोर्स लगाया उतना ही सेम फोर्स मेरी कार भी अप्लाई करेगी बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं F1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2. तो अब आप F1 और F2 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दो. F1 की वैल्यू थी मेरे पास M2 इंटू में V2 माइनस U2 अपॉन में T इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2 दैट इज M1 V1 माइनस U1 अपॉन में T. राइट. तो ये मेरे पास था. T से T तो कैंसिल हो गया मेरे पास. T से T मेरा कैंसिल हो गया. अब इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ यहाँ पे तो मेरा ये क्या हो जाएगा? M2 V2 माइनस M2 U2 is equals to minus of M1 V1 and plus of M2 U1.
राइट। ये मेरे पास आ गया, मैंने टी से टी कैंसिल कर दिए। देखो मैंने अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाया कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि जो फर्स्ट बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी, दूसरी बॉडी भी उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगी, जिससे मैंने निकाला कि F1 जो ट्रक ने फोर्स अप्लाई किया वो किसके इक्वल है, कार के फोर्स के इक्वल, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो F1 इक्वल्स टू माइनस F2। F1 और F2 की जो मैंने वैल्यू निकाली थी वो मैंने डाल दी, राइट। अब मैंने इसमें T से T कैंसिल कर दिया और मेरे पास ये आ गया। अब आप इसको अरेंज करोगे, इस स्टेटमेंट को आप अरेंज करोगे तो आपके पास ये ही आ जाएगा। आप इसे अरेंज करो, M2 U2 को इधर ले आओ और जो ये है, सॉरी इट इज M1, राइट। तो अगर आप इसे अरेंज करोगे तो आपकी इक्वेशन बन के आएगी M2 V2 प्लस M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 U2 प्लस M1 U1, राइट। ये आपका बन के आ जाएगा, दैट इज कि मास ऑफ कार या फिर मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट प्लस mass of the first object into final velocity of the first object is equals to mass of the second object into initial velocity of the second object plus mass of the first object into initial velocity of the first object। ये हमने प्रूव किया इस केस से। और अगर आप इन दोनों को इक्वलाइज कर दो, क्योंकि हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या पढ़ा था कि जो हमारा बिफोर कोलिजन मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्या ये वही चीज़ बन रही है जो हमने ये फोर्स के थ्रू प्रूव की है? यही तो बन रही है ना, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। यानी कि जो मेरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ये जो मेरे पास प्रूफ आया, इसका प्रूफ मैंने कैसे निकाला? बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मोशन दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था, एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कि एक बॉडी जो फोर्स लगाती है उसका इक्वल और ऑपोजिट फोर्स ही वही बॉडी दूसरी बॉडी पे भी लगाती है। तो यहाँ पे हमने ये जो फोर्स का फॉर्मूला लगाया है ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था, और F1 इक्वल्स टू माइनस F2 ये हमने लगाया थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिनकी वजह से जो फर्स्ट सेकेंड लॉ था और थर्ड लॉ को हमने यूज़ करने के बाद ये इक्वेशन डिराइव की, विच इज़ एज सेम एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि प्रूफ करो कि आखिर आप कैसे कह सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये दोनों इक्वल होते हैं, सो यू नीड टू डू दिस प्रूफ कि बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने दोनों बॉडीज़ का फोर्स निकाला, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये स्टेटमेंट कहता है जिसमें हमने वैल्यूज पुट करके अपना ये निकाला, विच इज़ इक्वल टू द फॉर्मूला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो वी कैन से कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो टोटल मोमेंटम बिफोर बोथ द बॉडीज एक्ट और आफ्टर बोथ द बॉडीज एक्ट इज सेम। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। कल की क्लास में हम इसकी एप्लीकेशन और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। डू लाइक आवर वीडियोस and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.